हेलो बच्चों। हमने अब तक पढ़ा था कि लैंड यूज़ कैसे होता है। हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं और लैंड यूज़ टॉपिक में हमने ये देखा था कि डिफरेंट तरह से यूटिलाइजेशन हो सकता है लैंड का। और रूरल एरिया में लोग कोशिश करते हैं कि अपने एग्रीकल्चरल लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें। ठीक उसी तरह अर्बन एरिया में लोग चाहते हैं कि उसी लैंड का बेटर एंड प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन हो सके और मैनेज हो सकें चीज़ें। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे हर एक शहर की अपनी एक जीवन यात्रा होती है। ठीक है। हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में कर लेते हैं। एक यात्रा होती है, जैसे एक व्यक्ति की उम्र बढ़ने की यात्रा होती है कि आप जब छोटे थे, जब आप 5 साल के थे, तब आपकी जो लाइफ थी वो डिफरेंट थी। आप पूरी तरह दूसरों पर डिपेंड थे और वो लोग किस ढंग से आपसे डील करते थे, हर चीज़ पूरी तरह डिफरेंट थी। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके बोलचाल की भाषा, तब आपकी भाषा थी, पता नहीं आप कौन सी भाषा में जू करते रहते थे, जो कि हमको समझ में नहीं आती थी, है ना। आज तक कोई छोटे बच्चों की भाषा डिकोड कर पाया है? नहीं कर पाया है। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं ये सिर्फ उन्हीं को पता है, बाकी हमें इंसानों को नहीं पता है। तो एग्जैक्टली फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए, आपने पेंसिल से लिखना शुरू किया। फिर आप धीरे धीरे जब 5th क्लास के आगे आ गए तो आपने कलम से लिखना, पेन से लिखना शुरू किया। तो ये जो आपकी लाइफ में जो धीरे धीरे चेंज होते हैं वो आपको समझना होगा, है ना। तो ठीक उसी तरह एक जगह की भी जो चेंजेस हैं वो एक टाइम फ्रेम में ही आप समझ सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कोई भी इलाका क्या होगा, जंगल होगा। ठीक है। और वहाँ पर कोई नहीं रहता होगा। फिर धीरे धीरे इंसानों का एक समूह आकर के उस जंगल में बसेगा। क्यों बसेगा? ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस। आसपास पानी होगा या खेत होंगे, खलिहान होंगे, उनको रहने के लिए, खाने के लिए अच्छे फल होंगे, सुविधा होगी। जिस भी रीजन से लोग अपने बसने की योजना बनाएंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका विलेज में। ठीक है। अब आपका एक विलेज बन गया। गांव कैसे बना? शुरुआती दौर में ऐसे ही बना, क्योंकि जहाँ जंगल था लोग जाके वहाँ बस गए, वहाँ रहने लग गए। अपने खाने पीने के लिए क्या सोर्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में चले गए और एनिमल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में चले गए। तो वो आपका हो गया विलेज एरिया, है ना। इसी आधार पे तो बांटा जाता है। फिर धीरे धीरे जब विलेज एरिया डेवलप होता है तो किस में डेवलप हो जाता है? आप गांव को देखेंगे वो धीरे धीरे कस्बे में डेवलप हो जाता है। कस्बे से मतलब है आपका टाउन, है ना। अब ये जो कस्बा बना, कैसे बना? यहाँ से, विलेज से यहाँ जाने के क्रम में धीरे धीरे जब फैसिलिटीज बढ़ना शुरू हुई, मान लीजिए यहाँ पर धीरे धीरे तहसील लेवल के ऑफिसेस बनने लग गए, है ना। और धीरे धीरे यहाँ पे हॉस्पिटल बनने लग गए, स्कूल्स बनने लगे। दिन में 2-4 घंटे, 5 घंटे, 8-10 घंटे लाइट आने लग गई। यहाँ पर सबसे कम आती थी तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई, मार्केट लगने लग गई, है ना। तो यहाँ से एज पर कंपेयर टू विलेज धीरे धीरे जब फैसिलिटीज़ बढ़ गई तो आपका टाउन हो गया। जब टाउन फिर धीरे धीरे और कन्वर्ट हुआ, है ना, कॉमर्शियल एरियाज हो गए, सारी चीज़ें धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ने लगी और पक्की सड़कें पूरी तरह बन गई, प्रॉपर कनेक्टिविटी हो गई, घर वगैरह बनने लग गए। तब आपका धीरे धीरे ये एरिया किस में कन्वर्ट होने लगा? अर्बन एरिया में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गया। और जब अर्बन एरिया में भी कन्वर्ट होने के बाद पॉपुलेशन बढ़ती गई। पॉपुलेशन क्यों बढ़ेगी? अब ये समझिए, जो लोग विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है विलेज में, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो अब उनके मन में आएगा कि हम भी थोड़ा बेटर फैसिलिटी में जाएं। तो फिर ये क्या करेंगे, मेल और फीमेल में जो डिवाइडेड हैं, तो यहाँ की फीमेल्स यहीं रह जाएंगी। ड्यू टू फैसिलिटीज़ बाहर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि घर भी संभालना है, परिवार भी देखना है, सारी चीज़ों को करना है। और मेल मेंबर क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ करेंगे? शहरों की तरफ करेंगे। ये माइग्रेशन क्यों होगा? क्योंकि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, कि शहर जाएंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे, पैसा कमा के अपने घर परिवार को भेजेंगे, इससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो फिर
जब विलेज से लोग माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आएंगे तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया की वो अल्टीमेटली बढ़ने लगेगी। तो जब अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी और यहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन पहले से है वो एज पर कंपेयर टू रिसोर्सेज अपने को नहीं संभाल पाएगी, तो यहाँ पर रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। आप देखेंगे किसी भी शहर में पहले अधिकांश एक मंजिला इमारत पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि जब तक एरिया आपके पास रहने को ज़्यादा है, ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न है। लैंड के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या जिस तरह से पैटर्न बनते हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अभी भी जो मुख्य शहर है, मुख्य शहर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये है मुख्य शहर, ठीक है, ये आपका शहर है। और अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है शहर हमारा? शहर इसलिए क्योंकि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नाप के नहीं बनाई जाती। शहर में कैसी आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री है ये टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। तो अब मान लीजिए ये आपका शहर है, शहर के बाद का ये जो इलाका है जिसे हम सीमांत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उसके बाद के हिस्से में ही यहाँ कहीं आपका गांव होगा, ठीक। अब ये हिस्सा आपका शहर है, ये सीमांत क्षेत्र है। तो आप देखेंगे अगर शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिलेंगी और इधर सीमांत क्षेत्र में सब आपको एक मंजिल के मकान मिलेंगे। और गांव में तो पूछिए ही मत, गांव में आपके अच्छे खासे घर बने हुए हैं, वहाँ का एक तिहाई एक चौथाई या आधा 1/10 भी यहाँ मिल जाए उस कीमत पे तो बहुत बड़ी बात है। तो जो गांव के घर हैं वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि वहाँ लैंड की कॉस्ट वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। अब शहर में धीरे धीरे क्या होता है, एक मंजिल मकान से आप देखेंगे बहुमंजिला इमारत बनने लगती है। क्यों बनने लगती है? उस शहर में मान लीजिए उस शहर का ये सीमांकन है, तो अब उस शहर में रहने के लिए जमीन ही नहीं बची। तो जब जमीन नहीं बचेगी तो जो जमीन बची है उसी का फिर बेस्ट ऑप्टिमम वे में यूटिलाइजेशन होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक मंजिला इमारत से बहुमंजिला इमारतें बनने लगेंगी और अपार्टमेंट कल्चर होगा। अक्सर आप सुनते हैं दिल्ली और मुंबई में बहुमंजिला इमारतें पाई जाती हैं, यह अपार्टमेंट कल्चर है। अपार्टमेंट वहीं पर बने हुए मिलेंगे जहां पर लैंड आपके पास खत्म होती जा रही है। आप बड़े शहरों में एक घर खरीदने का नहीं सोच सकते क्योंकि उसकी वैल्यू फिर बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो उसका यही एक रीज़न है। अगेन फिर अर्बन किस में कन्वर्ट होता है? जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है और उसको संभालने के लिए रिसोर्सेज कम होते हैं तो फिर डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, फिर वही जाकर के आपके स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये आपकी एक लैंड की यात्रा है। जैसे एक इंसान की एक जीवन यात्रा होती है, एक उम्र की यात्रा होती है, ठीक उसी तरह ये सब की सब शहरों का विकास या नगरों का विकास धीरे धीरे इस तरह से होता है। ये बेस्ट वे है किसी भी लैंड को यूटिलाइज करने का, ठीक है। अब यहाँ पर यही चीज दिया है जो स्टोरी मैंने आपको अभी समझाई, चेंज इन लैंड यूज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो स्टोरी मैंने आपको समझाई कि धीरे धीरे कन्वर्जन कैसे होता है। अब यहाँ पर जो पहला डायग्राम दिया है वो आपको दिखा रहा है कि प्योर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अभी मैंने वही कहा था कि लोग पहले एग्रीकल्चर में आते हैं, फिर विलेज में, फिर धीरे धीरे आपके टाउन में, टाउन से आपका सिटी में और फिर आपका स्मार्ट सिटी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक व्यक्ति हल लेकर जा रहा है, एक व्यक्ति पशु चरा रहा है, मेरे ख्याल से बकरी है, फोटो में जो भी है मान के चलिए एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चर हो गया, ये एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज हो गया। एक तरफ आपका खेत दिया है, दूसरी तरफ आपके घर बने हुए हैं, इस हिसाब से आपका दिया है। और ध्यान देने वाली बात है, जो चीज मैंने आपको बताई, घर कितनी दूरी पर बने हैं। देखिए हर घर के बीच में कितनी दूरी है, अगर एक डायग्राम ये बना हुआ है तो इतनी दूरी पर घर बने हैं और बीच में काफी मात्रा में मैदान खाली है, एक तरफ पेड़ हैं और दूसरी तरफ घास है, ठीक। गौर से देखिए। अब दूसरे डायग्राम पे क्या दिखाया है, दूसरे डायग्राम पे भी घर हैं लेकिन यहाँ कच्चे मकान से यहाँ पर पक्का मकान हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो दूरी थी, यहाँ पर मान लीजिए कि 6 थे,
अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 11 से 12 घर हो गए। तो क्या देखने को मिल रहा है कि जो ये डायग्राम था, इस डायग्राम में जो एग्रीकल्चर और एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज शो किया था, घरों के बीच में डिस्टेंस दिखाया था और कच्चे मकान थे, वो यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज जो बेसिकली परंपरागत रूप से खेती होती थी, वो यहाँ पर आधुनिक उपकरणों के माध्यम से होने लग गई। ठीक, ये समझ लिया आपने। अब साथ ही कच्चे मकान से पक्के मकान होने लग गए। ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी यहाँ तक पहुँच गई। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आने पे डेवलपमेंट हो गया। घरों की संख्या बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई और पक्के मकान बन गए। तो भाई जमीन तो इतनी थी ना आपके पास, भाई जमीन तो आपके पास केवल इतनी ही थी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसे इतना समझिए कि जमीन तो सीमित है आपके पास, जमीन इतनी ही थी आपके पास। अब इतनी ही जमीन में ये डेवलपमेंट हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ गई, घर पक्के हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने की जमीन कम हो गई। ठीक, अब हम आते हैं तीसरे फिगर में। ठीक, अब तीसरे फिगर में आते आते आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज खत्म हो गई। तो मतलब ये क्या हुआ, अगर आपकी बात किया जाए तो ये धीरे धीरे शहर की तरफ आ गए, है ना। ये आपको बस दिख रही है, कार दिख रही है, यहाँ पे लोग प्लेग्राउंड है, खेल रहे हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे बहुमंजिला इमारत हो गई। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके लिए आपके पास प्रॉपर लेवल पर रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से उस पॉपुलेशन को एडजस्ट करेंगे। तो रिसोर्सेज उतने ही हैं लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ कच्चे मकान से देखिए 2 मंजिला इमारत में आए, अब यहाँ पर 3 मंजिला इमारत में आ गए, और यहाँ पर बस है, कार है, ये खेलने की जगह है, पीछे कई बहुमंजिला इमारतें बनी हैं। तो धीरे धीरे जगह और कम हो गई। अब हम आते हैं सबसे आखिरी में, चौथे में, जो कि मुंबई जैसी किसी स्थिति को दिखा रहा है, जो एक कंजस्टेड स्पेस है। ठीक है, एक तरफ पार्क बना है और दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ बहुमंजिला इमारत है। यहाँ 3 ही मंजिल था, ये कम से कम 5-6 हो गई, और भी पीछे सब की सब कई कई मंजिल इमारतें हैं। मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है रहने की जगह कम होती जाती है और जो आवास की कीमतें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ लोग टहल रहे थे, यहाँ आपके पास कच्चे मकान थे और दूर दूर बने थे, इतनी जगह थी कि आप आराम से वहाँ पे गुल्ली डंडा खेलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे फिर वही मकान पक्के हुए, थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ती गई, और फिर वहाँ से यहाँ की तरफ जब आए तो पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी लेकिन फिर भी स्पेस था। अब यहाँ पे आने के बाद ये फुली डेवलप हो गया, यहाँ पर ट्रक चल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ पर एरोप्लेन जा रहा है आपका, और पूरी तरह से ये आपका बस है, ट्रक है, पूरी तरह से ट्रैफिक कंजेशन है, आपकी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन गई हैं। तो ये एक चेंज है, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो कैसे चेंजेस आते हैं इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो लैंड का यूज है वो चेंज होता चला जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस, उससे पहले हम देखेंगे वेदरिंग क्या है। ठीक, वेदरिंग है द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। वेदरिंग और इरोजन में फर्क है, इरोजन में मूवमेंट भी होता है बाय डिफरेंट मीन्स। आपका एयर हो, मतलब आपका विंड हो सकता है, आपका सन हो सकता है, काफ़ी रीजंस है। लेकिन यहाँ पर केवल ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स। मान लीजिए कोई एक पत्थर है या चट्टान है, वो लगातार धीरे धीरे घिसने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही है, तो वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा। उसका रीज़न आपका क्या है, टेम्परेचर।
मान लीजिए एक चट्टान है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और बहुत घट जाता है, दिन में बहुत बढ़ा, रात में बहुत घटा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सब्सटेंस क्या होगा, सब्सटेंस में फैलने की स्थिति पाई जाती है। तो जब टेम्परेचर दिन में बहुत गर्म हुआ तो पत्थर फैलने की स्थिति में आ गया, और जब रात में टेम्परेचर एकदम से डाउन हुआ तो टेम्परेचर वापस से, वो जो पत्थर है वो वापस से सिकुड़ गया। तो अब बार बार फैलने सिकुड़ने फैलने सिकुड़ने फैलने सिकुड़ने की वजह से वो चटक जाएगा, और जब वो चटक के दरार आ जाएगी उसमें, वही आपका वेदरिंग होगा। ठीक, समझ गए होंगे। फ्रॉस्ट है, अब लगातार मान लीजिए बर्फ किसी चीज पर पड़ रही है या दबाव डाल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज टूट जाएगी। तो जो ये जो टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे वो पेड़ों के द्वारा हो, ह्यूमंस के द्वारा, भाई अगर आप जमीन पर भी चल रहे हैं तो उसकी रगड़ तो लग रही है ना। आप अगर लगातार किसी चीज पे चल रहे हैं, मान लीजिए किसी चट्टान पर ही, पत्थर पर ही चल रहे हैं आप, तो उस पर लगातार चलने से घर्षण होगी, रगड़ होगी, तो उस रगड़ से जो चीज टूटेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इम्पैक्ट तो आप पे पड़ेगा ही। तो उसी को वेदरिंग कहते हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. मैंने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब भी आप देखेंगे कि अगर लैंड लिमिटेड है, ठीक है, हम ऐसे मानते हैं ये हमारा लैंड का एरिया है और यहाँ हमारा जंगल शुरू होता है। ठीक, ये हमारा जंगल एरिया है, एक तरफ जंगल पाया जाता है। ठीक, तो अब हमारी लालच क्या कहेगी, भाई ये हमारा जमीन का शहर का इलाका है और उसके आगे हमारा फॉरेस्ट है, तो हमारा शहर का एरिया तो इतना ही है। अब पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, एयरपोर्ट बन गए, मेट्रो आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अब पॉपुलेशन ओवरलोडेड हो रही है, क्योंकि हम बच्चे पैदा करना तो बंद कर नहीं रहे, हम लगे हुए हैं जनसंख्या बढ़ाने में। तो जब जनसंख्या बढ़ाएंगे हम लगातार तो क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो हम पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ नेचुरल रिसोर्सेज को भी बढ़ाएं भाई, या तो हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि ऐसा लगे कि हम जंगल के ही बीच में रह रहे हैं। और ऐसा कई कंट्रीज ने किया है, जापान जैसी कंट्रीज ने, हर घर के ऊपर अगर, ऑब्वियस सी बात है कि गमले हों, उनकी वजह से टेम्परेचर अपने आप कम हो, तो वो सब ऑप्शंस यूटिलाइज किए जा सकते हैं। हालांकि कोशिश की जाती है कि शहर में जहाँ भी डिवाइडर हो, डिवाइडर में पेड़ लगाए जाएं और पार्क बनाए जाएं, लेकिन शायद इतनी व्यवस्थाएं पूरी नहीं पड़ पाती जितना हम नुकसान कर रहे हैं। तो अब हमारे मन में लालच आएगा, लालच क्या कहेगा, एक काम करते हैं थोड़ा सा पेड़ निपटा देते हैं और ऐसे से ऐसे करके शहर को बढ़ा लेते हैं, क्या ही जाएगा हमारा, है ना। तो हम थोड़ा बहुत तो शैतानी करते ही हैं, पर इंसान तो डिस्ट्रक्शन पे ही उतारू है, तो क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो अब हमारे जो दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि एक काम करते हैं, इस एरिया को थोड़ा और बढ़ाते हैं और जंगल वाले इलाके को ऐसे ऐसे काट देते हैं, और जंगल वाले इलाके को काट के ये हमारा जो मेन एरिया है उसमें से इस एरिया को और बढ़ा लेते हैं। जंगल यही तो है, जंगल ऐसे ही तो है। फिर कल को हमारे मन में लालच आएगा, हम कहेंगे काम करते हैं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए हम जंगलों को काटना शुरू कर देते हैं, और जो इंसानी जो इलाका है वो बढ़ता चला जाता है और जो प्राकृतिक इलाका है वो घटता चला जाता है। इसकी वजह से लंबे समय में हमें क्लाइमेटिक डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, और जब जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है, फिर सुनामी आना, बाढ़ आना या भूकंप आना, सब इन्हीं चीज़ों के बाई प्रोडक्ट हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रकृति आपस में जुड़ी हुई है। तो अगेन हम लोग यही सब करते रहते हैं। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। वही बात कह रहा है कि जिस तरह से हम जंगलों को काट रहे हैं और जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
उसकी हमें रेट को कि हम किस तेजी से ये काम कर रहे हैं और उससे क्या नुकसान हो रहा है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही में एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। जो हमारे लैंड रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाए रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है? हमें पेड़ों को लगाने की ज़रूरत है जिससे कि हम अपने जो क्लाइमेट चेंज है उसे रोक सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। ठीक है, साथ ही जिस तरह के केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हम ज़मीन में यूटिलाइज कर रहे हैं, लगातार अपनी जो ज़मीन है जो कि फर्टाइल है उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लगातार ज़मीन को, सॉइल को ओवरबर्डन कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स से। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें यूटिलाइज करनी चाहिए। साथ ही अति चराई, जानवरों के खराब ढंग से चरने की वजह से या लगातार जमीन को चरने की वजह से वो जमीन अपनी उर्वरता गंवा बैठती है। तो इन चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए जिससे कि हम अपने लैंड रिसोर्स को सेफ रख पाएं। सॉइल, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil। जो भी सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है वहां पर जो सब्सटेंस, ग्रेनी सब्सटेंस पाया जाता है उसी को सॉइल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से मृदा कहते हैं। साथ ही ये डायरेक्टली और क्लोजली लिंक होती है कि किस तरह के लैंडफॉर्म में ये पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह की लैंडफॉर्म होगी वैसी ही सॉइल आपकी पाई जाएगी। ठीक है, मैदानी भाग में अलग, पर्वतीय भाग में अलग, पठारी भाग में अलग। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth। तो ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, वो कई चीज़ों को मिलाकर के बनती है। उसमें एक हिस्सा मिनरल्स का भी होता है, एक हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर का भी होता है, और साथ ही उसमें बहुत से जो चट्टान हैं, उन चट्टान के जो पतले टूटे हुए महीन कण हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये वेदरिंग के थ्रू ही होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो ऑब्वियस सी बात है, जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है। इस वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से ही जो ऊपर की चट्टान है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के चूरन की तरह हर जगह बिखरती जाती है और वही वही सॉइल में कन्वर्ट होती है। अगर उसमें अच्छे अमाउंट में मिनरल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो सॉइल होगी आपकी वो फर्टाइल होगी। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक केस स्टडी को देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है अब तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो ना समझ में आए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।